असेतु सिन्धुपर्यन्ताय यस्य भारतभूमिका पितृभु पुण्यभूमिश्चैव स वै हिंदूरिति स्मृतः। भारत भू का सच्चा छिपाया गया इतिहास आपके समक्ष रखने का हमारा प्रामाणिक प्रयास है। हमारे इन कोशिशों को लाइक सब्सक्राइब करके आप हमें सहयोग करने की कृपा करें। बेल बटन जरूर दबाएं। आज तक हमने इतिहास में ईसा पूर्व 326 से 1857 का कुछ अनदेखा अनसुना जो इतिहास है वो उजागर करने की कोशिश की है। इससे आगे निजाम, मराठा और राजपूतों का इतिहास शेष है। कृपया सहयोग करें, वरना YouTube से ये हमारा इतिहास भी ओझल होने की आशंका है। वंदे मातरम। जय श्री राम। योगेश अनंत का लिखा सभी सुनने वालों को प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, कालपी से नज़दीक कूच की हार के बाद ये हमारे तीनों नेतागण अपनी अपनी फौज लेके कालपी पहुंचे। कालपी पहुंचने के बाद भी एक दूसरे पे दोषारोपण करते रहे, लेकिन फाइनली उन्होंने हमारे बेचारे तात्या को घेर दिया और उनको दोषी करार दिया। इस कूच के पराभव से मायूस हुई अपनी जो राष्ट्रवादियों की सेना थी, उसमें जोश भरने का काम फिर हमारी रानी लक्ष्मीबाई और बांदा के नवाब, इन्होंने आगे आके जोश भरने का काम किया। सैनिकों को गंगा जी और कुरान की शपथ दिलाई गई और सभी ने एक साथ नवसंकल्प किया। क्या किया? 1, फिरंगियों का नाश करेंगे। 2, अब की लड़ाई करो या मरो की होगी। 3, राव साहब पेशवा डोर अपने हाथ में ले ले। इस कालपी के आजू बाजू के मैदान में जैसे ना ह्यूरोज और उसकी 25वीं नेटिव पलटन हमारे आगे बढ़ेगी तो हमने उनको मात देनी ही होगी, वरना युद्ध भूमि में हम अपना प्राण त्याग कर देंगे। ये नवसंकल्प इन लोगों ने कालपी में रात को लिया। जैसे ही ह्यूरोज उनका पीछा करते करते कालपी पहुंचा तो रानी के नेतृत्व में सारे घुड़सवार पहले से ही तैयार बैठे थे। ह्यूरोज की बाईं बाजू से रानी ने किया हुआ आक्रमण उसकी 25वीं नेटिव पलटन के लिए बहुत घातक साबित हुआ। जिस रफ्तार से रानी ने अपने साथीदारों के साथ मार कटाई की है, वो देखते उनकी दाईं बाजू भी घबरा गई ह्यूरोज की, और वो ह्यूरोज की अंग्रेजी फौज मैदान छोड़ के भागने लगी। आश्चर्य की बात यह है कि वही सैनिक, वही शत्रु जो 2 दिन पहले हावी था, वो आज जान बचा के भाग रहा था। रानी बेफाम हुई थी, बेफाम होके तलवार चला रही थी। मल्लखम, सूर्य नमस्कार जैसे व्यायाम करने से उसका स्टैमिना, उसकी ताकत में कोई कमी नहीं थी। 25 नेटिव या तो भागते दिख रहे थे या जमीन पे अचल पड़े थे। लाइट फील्ड तोपों के सभी गोरे गोलंदाज जो थे, वो सभी गोलंदाजों को काटा गया था। इसे देख के ह्यूरोज की आंखें फटी की फटी रह गई। अपने रिजर्व ऊंट की जो पलटन थी, उसके कारण उस दिन उसकी जान बची। खुद ह्यूरोज ने ये लिख दिया है कि अगर 15 मिनट की मेरे ऊंटों की पलटन को देर हो जाती तो आज हमारे सभी का सफाया तय था। हमारे 150 ऊंटों ने मेरी और बचे हुए सैनिकों की जान बचाई। ह्यूरोज कहता है, ever since that day I have looked at camels with eyes of affection। ये ह्यूरोज ने लिखा है। 150 ऊंट सवार, और इस 150 ऊंट सवार की पलटन
अपने तीर कमान से चमत्कार कर गई और हमारे सारे वीरों की सेना को अपने तीरों से उसने तितर बितर करके अपना रास्ता निकाला और वहां से भाग गए। 24 तारीख को ह्यूरोज की फौज काल्पी में प्रवेश कर गई। अथक प्रयत्नों से जमा किया सारा गोला बारूद बिना सायास बिना प्रयास ह्यूरोज के अब हाथ लगा था। 60,000 पाउंड गन पाउडर भी उसके हाथ में आई थी। मस्केट बंदूकें, पीतल के गोले, शस्त्र, तोहफे, हैविट्जर गन, गोलियां, तोफ बनाने का पूरा कारखाना, राष्ट्रवीरों के खुद के स्वतंत्रता के निशान, ध्वज, लश्करी गणवेश, क्या नहीं था उस कोठी में। वो तो मेन केंद्र बना हुआ था हमारे स्वातंत्र युद्ध का। इस भयंकर लूट ह्यूरोज को तभी मिली। बहुत कुछ मिला, नहीं मिले तो हमारे राष्ट्रवीर और उनके सभी नेतागण। वो तो काल्पी छोड़ चुके थे। यहाँ ह्यूरोज ने एक फर्राटेदार भाषण ठोक डाला। सैनिकों से कहा, सैनिकों, आपने तकरीबन 1000 मील का सफर तय किया है। 100 से ज्यादा तोहफे आज हमने हथिया ली है। बीच में नदी था, जंगल था, पर्वत था। शत्रु के अखंड आक्रमणों का सामना करते करते आपने ये विजय पाई है। आप इसके लिए अभिनंदन के पात्र है। आपने उत्कृष्ट अनुशासन का परिचय दिया है। नर्मदा से यमुना तक आपने एकजुटता दिखाई है। प्रकृति अस्वास्थ्य के कारण मैं मेरे पद से आज ही पदस्थ हो रहा हूं। ह्यूरोज ने प्रकृति अस्वास्थ्य का कारण देते हुए अपना चार्ज छोड़ दिया, लेकिन उसकी सेना को ज्यादा आराम मिलने वाला नहीं था, क्योंकि एक तात्या और रानी लक्ष्मीबाई अभी भी जिंदा थे। वहां ग्वालियर में युद्ध का बिगुल बज चुका था। वहां रणकंदन शुरू हो गया था। काल्पी हाथ से निकलने के बाद रानी गोपालपुर आ गई थी, जहां तात्या उसे और राव साहब को जाके मिले। वैसे कानपुर के पराजय के बाद तात्या काल्पी गए। काल्पी हाथ से जाने के बाद वो ग्वालियर गए और वहां पे एक अफवाह उड़ा दी गई। तात्या अपने पिताजी से मिलने मात्र ग्वालियर मिल आए हैं। भाई वो बाकी तो कुछ नहीं करना, वो बस पिताजी से मिलने आए हैं। वास्तव में तात्या वहां ग्वालियर की राजनीतिक हवा का अंदाज लगाने वहां गए थे। तात्या प्रथम जयाजीराव शिंदे से मिले। जयाजीराव शिंदे ने उन्हें स्पष्ट नकार दे दिया। तात्या जानते थे कि ये शिंदे ये हमेशा अंग्रेजों के हितचिंतक ही रहे हैं। होलकर ने तो अंग्रेजों से थोड़ी बहुत दूरी बना के भी रखी थी, लेकिन शिंदे हमेशा अंग्रेजों के साथ थे। होलकरों ने दूरी बनाए रखी क्योंकि उनके फौज का प्रमुख फ्रेंच रहा करता था। उनका प्रशिक्षण प्रमुख भी फ्रेंच था। फ्रेंचों से उनका ज़्यादा लगाव था क्योंकि फ्रेंचों ने उन्हें नए युद्ध नीति का अभ्यास भी करवा लिया था। लेकिन वहाँ यूरोप में जब फ्रेंच और इंग्लैंड के बीच में युद्ध चल रहा था तो उनके बीच एक समझौता हुआ और उसके तहत दोनों ने ये निर्णय ले लिया कि भारत में एक दूसरे के सामने अपनी फौज खड़ी नहीं करेंगे और इसके तहत भारत में हम कभी भी एक दूसरे के सामने युद्ध के लिए नहीं आएंगे। चलो वो तो एक अलग इतिहास है, मैं वो आपसे बताऊंगा। वहाँ मल्हारराव में पानीपत से लेके 1857 तक का वो होलकरों का अलग इतिहास है, मैं बताऊंगा। यहाँ ग्वालियर में जयाजीराव के नकार मिलने पर तात्या गए नहीं, वहीं रुक के उन्होंने कोशिश की। बिना युद्ध अनबन के जयाजीराव ने अपने सैन्य तात्या को बाद में हवाले कर दिए और ये हवाला
हवाला जयाजीराव ने किए, क्योंकि ये तो बाद में किए, लेकिन जयाजीराव ने बिना युद्ध सैन्य तात्या के हवाले इसलिए किए क्योंकि उससे पहले कुछ दिन तात्या ग्वालियर में रुके हुए थे। वहां तात्या ने ग्वालियर में सेना को पता नहीं कौन सी गुट्टी पिलाई थी, ये इतिहास को आज तक नहीं मालूम। लेकिन तब से यानी मोटा मोटी मैं ये कह दूं कि 1761 के पानीपत के युद्ध के बाद आज तक शिंदे राज परिवार दोनों पक्ष को अपना कहता रहा। हाँ, दोनों पत्थरों पे उनके पांव हमेशा रहे हैं। अंग्रेज भी मेरे, मराठा भी मेरे, मैं तो शिवाजी महाराज का भक्त हूं, चाहे जो जीते भाई, ग्वालियर मेरे लिए है। और ये असली सच शिंदे खानदान का रहा है। जयाजी के ग्वालियर से भागने के बाद ग्वालियर का राज्य तात्या के पास आ गया, वो भी मात्र 15 दिन के लिए। वहां उन्हें खबर मिली कि ह्यू रोज फिर से रानी के पीछे पड़ा है। तात्या गोपालपुर आए। उसके कुछ दिनों के बाद 28 मई 1858 को सारा सैन्य अमेय महल आके रुक गया। शिंदे को उन्होंने पत्र लिखा, आपके पास स्नेह भाव से हम आ रहे हैं। आप और हमारे मधुर संबंध की परिप्रेक्ष्य में हम आपसे मदद की अपेक्षा करते हैं। आपकी मदद से हम दक्षिण की तरफ जा पाएंगे। 1 जून 1858 को शिंदे अपनी फौज लेके जब इन्हीं तात्या के ही सामने लड़ने आ गया तो रानी को समझ में आया कि ये महादजी शिंदे का वंश जयाजीराव शिंदे है। तो रानी ने भी अपने अपने तोपखाने और सशस्त्र सैन्य लेके उनके सामना करने की शुरुआत की। रानी बहुत क्रोधित हो गई थी। रानी तो उससे लड़ने तुरंत किसी को बिना बोले वहां से निकल पड़ी। सामने थी शिंदे की सेना। शर्मनाक दृश्य था मित्रों ये। तात्या सामने आ गए और तात्या ने बिना कुछ कहे बिना तलवार उठाए पूरी बाजी पलटा दी। तात्या के सामने आने के बाद शिंदे की पूरी जो सेना थी वो तात्या के पीछे आके खड़ी हो गई। पूरा का पूरा खेल उल्टा हो गया, जैसे हम कोई चित्रपट देख रहे हैं। जयाजीराव इसे देख के हताश हुआ। उसे पता ही नहीं चला कि ये हो क्या रहा है। ये अशक्य प्राय घटना है मित्रों। जो लड़ने के लिए आए हैं वहीं सारे अपना पक्ष बदल के सामने शत्रु के खेमे में जाके डायरेक्ट खड़े हो रहे हैं। इसलिए मैंने कहा था कि तात्या ने सैन्य को ग्वालियर में क्या गुट्टी पिलाई थी मालूम नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ तो तात्या ने वहां ग्वालियर में बैठ के किया, जो बाद में जयाजीराव को ये दिन देखना पड़ा। जयाजीराव अपनी जान बचा के वहां से भाग गया। उसके साथ 20 से 25 लोग थे। इसीलिए महाराष्ट्र में शिंदे का नाम पड़ा भागोजीराव शिंदे, भागने वाला शिंदे। जनरली मराठा जो भी शिवाजी महाराज के भक्त है वो आज तक कभी रण छोड़ के भागे नहीं है। जो भी भागे हैं वो एक रणनीति के तहत भागे हैं और फिर लौट आए हैं। लेकिन जयाजीराव तो जान बचा के यहाँ पे भाग गया। झांसी और कालपी में सैन्य की संख्या काफी कम हो गई थी, तो इस ग्वालियर के बालाघाट के सैन्य ने उनका हाथ दिया। ये विजयी सेना ने ग्वालियर में जब प्रवेश किया तो उनका विधिवत स्वागत किया गया। शहनाई मंगलवाद्य बजाए गए, सड़क पे फूल बरसाए गए। ग्वालियर का ये दिनकर राव भी वहां पे, ग्वालियर का शिंदे का जो दीवान था दिनकर राव, वो भी भाग गया। ग्वालियर में तात्या को तोपों की सलामी दी गई। संस्थान का खजिनदार अमरचंद भाटिया ने सारा अपना खजाना तात्या के हवाले कर दिया।
अंग्रेजों के विरोध के चलते जो भी कारावास में पड़ा था उनको ग्वालियर के कारावास से सभी बंदियों को छोड़ दिया गया। लोकाग्रह और जनमानस से अपने राजा को उखाड़ के फेंक दिया और यही है असली लोकतंत्र। 3 जून 1857 को फूलबाग में दरबार सजाया गया। जो भी पेशवा के साथ थे उन सबको उस दरबार में उस दिन बुलाया गया था। ग्वालियर के शिंदे को अपनी सेवा प्रदान करने वाले मोमिन, पसमानदा, अशराफ, रोहिला, राजपूत, थोड़े बहुत परदेसी अब अपनी सेवा पेशवा को देने दरबार आ गए थे। राव साहब पेशवा ने सिंहासन ग्रहण किया। रामराव गोविंद को उन्होंने प्रधान पद बहाल किया। तात्या को सेनापति बना दिया गया और तात्या को एक रत्न जड़ित तलवार भेंट कर दी। छत्रपति शिवाजी महाराज की तरह राव साहब पेशवा ने अष्टप्रधान की नियुक्ति वहां पे कर दी। सारे सैन्य के बीच में राव साहब पेशवे ने उसी दिन 20 लाख रुपए की नगद बांटी। झांसी और कालपी में कफल्लक हुई हमारी ये शिवशाही आज कुछ ही दिनों में फिर एक बार स्वाभिमान के साथ ग्वालियर में तात्या ने खड़ी कर दी और एक प्रकार से तात्या ने अकेले के दम पे पूरे राज्य को स्वराज्य में, हिंदवी स्वराज्य में मिला दिया। सुनने में तो ये बहुत आसान लगता है। राव साहब को पेशवा बना के ये तामझाम दिखाने का औचित्य एक ही था। उदासीन मन से हारे हमारे राष्ट्रवीरों के मन में स्वाभिमान, आत्मसम्मान, स्वदेश, स्वधर्म की आस, नया उत्साह, नई स्फूर्ति का संचार करवाना। और दूसरा उसका औचित्य ये था कि अंग्रेजों को भी एक मैसेज तात्या को देना था। मैंने जैसे कहा ह्यू रोज तो बिस्तर से पड़ा रिटायर्ड हो चुका था, लेकिन इस घटना के बाद ह्यू रोज जागा और फिर से रानी के पीछे पड़ गया। यहाँ ग्वालियर में विजयोत्सव मनाया जा रहा था, लेकिन राव साहब, रानी और तात्या ये तीनों चिंतातूर थे। वंदे मातरम।